नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है दिल है तुम्हारा और इसके 7 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। दोस्तों, ये 8वां पार्ट है। 8वां पार्ट शुरू करने से पहले इसके 7 पार्ट पढ़िएगा और वो जो सातों सातों पार्ट हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दी हुई है उसी नाम से, उसमें सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को शुरू करते हैं। अरे, गांव गली का बच्चा बच्चा जानता है कि वह कितनी चरित्रहीन लड़की है। और आप ही बताओ कि क्या कभी आपने हमारे भैया के बारे में कुछ गलत सुना है या किसी ने उनकी बुराई की हो? कोमल: नहीं, मैंने उनके बारे में कभी गलत नहीं सुना, परंतु वह उनके बारे में ऐसा क्यों कह रही थी? विशाखा: अरे भाभी, आपने ही तो बताया था कि वह भैया से शादी करना चाहती थी। और सच यह है कि अनूप भैया तो उसे देखना भी पसंद नहीं करते। शादी की तो छोड़िए, जब उसकी दाल नहीं गली तो उसने एक नया तरीका निकाला तुम्हें भड़काने का, जिससे तुम भैया से नफरत करने लगो और उसे फिर से एक मौका मिल जाए। फिर रहा सवाल धोखा देने का, तो वे कभी भी किसी को धोखा नहीं दे सकते हैं, और तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें पता होगा, जब वीरेन भैया ने शादी के लिए मना कर दिया था, तब भी उन्होंने बिना तुम्हारी सहमति के इस शादी के लिए हाँ नहीं की। कोमल कहती है, अच्छा बाबा, अब मैं उनकी बातों पर कभी भी ध्यान नहीं दूंगी और वह जहाँ भी खड़ी होगी मैं उस रास्ते से ही नहीं गुजरूंगी। और अब तुम जाओ और स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। हमें अब खाना बनाने दो। वैसे भी आज तुम्हारे भैया घर पर खाना खाने नहीं आएंगे, उनके लिए खेत पर ही खाना ले जाना पड़ेगा। विशाखा: भाभी आप चिंता मत करो, मैं खेत पर भैया को खाना दे आऊंगी। कोमल: तुम खेत पर खाना देने जाओगी तो तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगी, इसलिए उनके लिए आज खाना मैं लेकर जाऊंगी। और इससे क्या होगा कि मैं तुम्हारे भैया को और अच्छे से भी जान पाऊंगी। विशाखा मस्खरे अंदाज में कहती है, अरे तो ये बात है। तो बात यह है खेत पर जाने की। तभी मैं कहूँ आज भाभी बड़ी चमक धमक रही है। लगता है आज ये बिजलियाँ भैया पर ही गिरने गिरने वाली है। हाय, भैया अब क्या करेंगे? भगवान उन्हें ये बिजलियाँ सहने की शक्ति दे। कोमल: चल, अब खाना बन चुका है तो खाना खा ले और स्कूल जा। बहुत मजाक करने लगी है। वैसे पढ़ाई कैसी चल रही है? विशाखा: पढ़ाई तो अच्छी चल रही है भाभी, परंतु एक समस्या है। वह 2 महीने से फीस नहीं भरी है। कोमल: अच्छा, तुम खाना खा लो और मैं तुम्हें रुपए दे दूंगी, तुम्हारी फीस भर देने देना जाकर, और मन से पढ़ना। विशाखा: भाभी आप रहने दो, वैसे भी भैया इतना कहाँ कमाते हैं, और काकी भी आपको खर्च करने के लिए 1 रुपया भी नहीं देती है। अब जब यह रुपये आप मुझे दे दोगी तो आपके पास क्या रह जाएगा? कोमल: पगली, यह सब सोचने की तुझको जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपना मन पढ़ाई में लगाना है। कोमल अपनी अलमारी से रुपए निकालकर विशाखा को दे देती है और विशाखा खाना खाकर स्कूल चली जाती है। कोमल भी टिफिन में खाना लगाकर खेत पर चली जाती है और दरवाजे पर कुंडी लगा देती है। रामू और अनूप खेत पर काम कर रहे थे। तभी रामू देखता है कि कोमल टेढ़ी मेढ़ी मेड़ियों पर चलती हुई डगमगाते हुए आ रही है। रामू मस्करी अंदाज में कहता है, क्या बात है भैया, भाभी तो आजकल बड़ी ख्याल रखती है आपका, तुम्हारी खिदमत में हमेशा हाजिर रहती है। देखो तो, भाभी अब तो खेत पर भी पीछा नहीं छोड़ती है। अनूप: तू ज़्यादा मत बोला कर, अब तू चुपचाप अपने घर जा, खाना खा ले जाकर। रामू: अरे भैया जा रहा हूँ, वैसे भी तुम दोनों के बीच में यहाँ कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहूँगा। वैसे तो मानना होगा, आप कभी नहीं कहते थे खाना खाने के लिए, आज तो भाभी के आते ही मुझे भगाना चाह रहे हो। अच्छा भाई, मैं तो चलता हूँ, वैसे भी मैं यहाँ तुम दोनों मियाँ बीवी के बीच में रहकर क्या करूँगा। इतना कहकर रामू वहाँ से जाने लगता है। कोमल भी वहाँ आ जाती है। कोमल रामू को जाता देखकर कहती है, अरे भैया आप भी खाना खा लो। रामू: नहीं भाभी, मैं घर जाकर खा लूँगा, वैसे भी भाभी आप भैया के लिए खाना लेकर आई हो, उन्हें ही खिलाइए। अनूप हाथ धुलते हुए कोमल से कहता है, तुमने क्यों तकलीफ़ की, विशाखा को भेज दिया होता खाना खाने के लिए खाना लेकर। कोमल कहती है, विशाखा तो आज स्कूल गई है और घर पर कोई नहीं था, तो सोचा कि मैं ही क्यों ना खाना दे आऊँ,
और इसी बहाने घूमना फिरना भी हो जाएगा। वैसे भी तुम मुझे कहीं घुमाने तो ले नहीं जाते हो, तो सोचा खेत में ही घुमाऊं। अनूप मंद मंद मुस्कुराते हुए कोमल की तरफ देखते हुए कहता है, अच्छा, अब की बार हम कहीं बाहर घूमने चलेंगे। बस इस खेत से फुर्सत मिल जाए, फिर किसी बड़े से होटल में खाना भी खाएंगे। मुझे भी शहर घूमना अच्छा लगता है। कोमल मुस्कुराते हुए कहती है, चलो छोड़िए, ना तो आपको कभी इस खेत से फुर्सत मिलेगी और ना ही हम बाहर घूमने जाएंगे। बस आपको तो सिर्फ ये खेत प्यारा है, इसके सिवाय आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता। नई नई शादी हुई है हमारी, लेकिन अभी तक कहीं घूमने नहीं गए। अरे, हम घूमने चलेंगे तभी तो हमारे बीच जान परिचय बढ़ेगा और मैं आपको और अच्छे से जान सकूंगी और आपके मन की बातों को भी जान सकूंगी। ऐसा भी कोई करता है भला अपने दोस्त के साथ? अनूप कहता है, अब की बार पक्का वादा करता हूँ, तुम्हें मैं बाहर शहर घुमाने ले चलूँगा। अभी मुझे बहुत भूख लगी है, कृपया मुझे खाना खाने लगा दो। कोमल अनूप को खाना परोस देती है और साड़ी के पल्लू से हवा करने लगती है। अनूप बड़े मग्न होकर आज खाना खाने लगता है। कोमल का यह बदला हुआ स्वरूप आज उसके मन को बहुत भा रहा था। वह आज मन ही मन बहुत प्रसन्न था, जैसे उसकी बरसों की मांगी हुई मुराद आज पूरी हुई हो। वह बड़े चाव से एक निवाला तोड़ता है और मुंह में लेता है। वैसे ही कहता है, क्या विशाखा की भाभी, आज भी तुमने खाना मन से नहीं बनाया। लगता है काकी तुमको सही ही डांटती है। कोमल कहती है कि अब तुम्हारा भी डांटना बाकी था। आज तुम भी अपनी हसरत पूरी कर लो, बहती हुई गंगा में हाथ धो लो। वैसे तुमको क्या अनूप, तुम उदास क्यों हो गई हो? मैंने तो ऐसे ही कहा था। आज खाना सच में अच्छा बना है, परंतु फिर भी अभी तुम्हें खाना ठीक से बनाना नहीं आता है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा। कोमल मुस्कुराते हुए कहती है, खाना और आप? चलो रहने दो, आपके बस की नहीं है कि आप खाना बना लो। ठीक से गोल रोटियां भी नहीं बनाई जाएंगी, खाने की तो छोड़िए। अनूप, लगी शर्त? आज शाम को खाना मैं ही बनाऊंगा, देख लेना। उंगलियां चाटते ना रह जाओ तो कहना। कोमल मुस्कुराते हुए कहती है, देख लेंगे तुमको भी और तुम्हारे खाने को भी। बड़े आए 30 मार खा। अनूप कहता है, क्यों नहीं, जरूर। और सच कहे, आज आप इस साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। सच में आप ना ऐसी ही साड़ियाँ पहना करो। कोमल शर्माते हुए कहती है, आप ना इस तरह से हमारी झूठी तारीफें मत किया करो। अनूप कहता है, नहीं, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। तुम वाकई में आज बहुत सुंदर लग रही हो, कहीं किसी की नज़र न लग जाए, इसलिए काला टीका लगा लिया करो। कोमल मुस्कुराते हुए कहती है, वैसे आप भी किसी हीरो से कम नहीं लगते हो। आपको काले टीके की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप बाहर खेत पर ज़्यादा काम करते हो। आते जाते हर किसी की नज़र पड़ती है आप पर, इसलिए कहीं आपको नज़र ना लग जाए। अरे हमारा क्या, हम तो घर में ही रहते हैं और ऊपर से 1 फुट का घूंघट डाले रहते हैं। मुझे किसकी नज़र लगेगी? नज़र तो आपको लग सकती है। इस तरह से दोनों हंसी ठिठोली करते हैं और धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। थोड़ी देर में ही रामू घर से वापस आ जाता है। 2-3 घंटे का समय बातों ही बातों में जान ही नहीं पड़ता है कि कब गुजर गया। परंतु आज अनूप बहुत खुश था, क्योंकि उसका यह समय बहुत ही यादगार था। कोमल के साथ बिताई एक एक मिनट उसके लिए अनमोल थी। अनूप खाना खा लेता है और कोमल खाली टिफ़िन को लेकर घर वापस चली जाती है और इधर रामू और अनूप फिर से खेत पर काम करने लग जाते हैं। आज का दिन कोमल और अनूप दोनों के लिए अच्छा गुजरा। अब सब कुछ सामान्य होने लगा था। कोमल खेत से वापस आती है तो देखती है कि विनीता दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही है। कोमल दरवाजे की चाबी अपने साथ ले गई थी। विनीता के गुस्से के कारण मुंह लाल पीला हो रहा था। उसका गुस्सा आज 7वें आसमान पर था। विनीता गुस्से से कहती है, कहाँ गई थी? दरवाजे पर ताला लगाकर। अभी घर में कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार था? कोमल कहती है, काकी, मैं ताला लगाकर गई थी, घर में ऐसे कौन घुस जाता? विनीता चिढ़कर कहती है, तुम ना जितना कहा जाए उतना ही बोला कर। तुमसे ज़्यादा जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है मुझसे, समझी? और हाँ, तू गई कहाँ थी? कोमल कहती है, कुछ नहीं काकी, आज वह घर पर खाना खाने नहीं आए।
तो सोचा कि मैं ही खेत पर जाकर खाना दे आऊं। विनीता, हाय गजब, तूने तो हमारी नाक ही कटा दी। क्या विशाखा मर गई थी जो तू चल दी खाना देने? तू कोई लड़का नहीं है जो गांव गली में घूमती फिरे, समझी? कोमल, परंतु काकी, मैं गांव गली की चक्कर लगाने नहीं गई थी, मैं तो बस उन्हें खाना देने गई थी। विशाखा आज स्कूल के लिए लेट हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों न मैं ही खाना दे आऊं। विनीता कहती है, अच्छा यह सब करके तू क्या जताना चाहती है कि तू ही उसकी फिक्र करती है? मुझको क्या उसकी फिक्र नहीं है जो तू आई है बड़ा फिक्र करने वाली? ये क्यों नहीं कहती कि घर पर मेरी चुगली करने का मौका नहीं मिलता तो खेत पर गई थी उससे मेरी चुगली करने? कोमल, काकी, आप ये क्या कह रही हो? मैं क्यों चुगली करूंगी आपकी? अरे मैंने कब आपको पराया समझा है जो आपके बारे में भला बुरा कहूंगी? विनीता, रहने दे अपनी ये चिकनी चुपड़ी बातें। अगर तू चुगली करने नहीं गई थी तो क्या वहां नैन लड़ाने गई थी? अरे घर में तो यह रासलीला करती ही रहती है, अब तो क्या बाहर भी रासलीला करेगी? विनीता कोमल से बात कर ही रही थी कि तभी वहां विजय जी आ जाते हैं। विजय सिंह को आता देख कोमल वहां से चली जाती है और घर का काम करने लग जाती है। विजय सिंह विनीता की बातों को सुन लेता है। वह विनीता को समझाते हुए कहता है, अरे विशाखा की माँ, तुम भी गजब करती हो। यही तो दिन है हंसने खेलने के। अब तो वो पति पत्नी है, अगर हंस खेल कर सुख दुख की चार बातें कर ली तो क्या जुल्म कर दिया? और तुमने क्या क्या कह डाला? रासलीला करती है। अरे रासलीला करती है तो क्या गलत करती है? अपने पति के साथ करती है। तुम तो बात का बवंडर बना देती हो। विनीता, अच्छा, हम बात का बवंडर बना रहे हैं? अरे हम भी तो ब्याह करके आए थे, लोक लाज भी कोई चीज होती है। और यह कोई छोटी बात है क्या कि बहू होकर दहलीज से बाहर गई अनूप को खाना देने? विजय सिंह समझाते हुए कहता है, हमारा जमाना और था, अब जमाना कुछ और है, यह तुम्हें समझना होगा। अब बहू और बेटी में ज़्यादा फर्क मत करो। क्या गलत कर दिया घर से बाहर जाकर? और वह कौन सा गांव गली के चक्कर लगाने गई थी? वह अपने पति के लिए खेत पर खाना लेकर गई थी। अरे बहू घर का इतना काम करती है, कुछ पल अपने पति के साथ हंसी ठिठोली कर ली तो क्या गलत कर दिया? विनीता कहती है, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं उस बेचारी पर बड़ा जुल्म करती हूँ, घर का सारा काम उसी से करवाती हूँ। विजय सिंह, अरे भाग्यवान, तुम्हें समझाना ही बेकार है। मैं क्या कह रहा हूँ और तुम क्या समझ रही हो? अब मैंने भला कौन सा कहा कि तुम उससे घर का सारा काम करवाती हो? तुम तो अपने समय की राग अल्पाने लगती हो। विनीता की एक भी बात का समर्थन विजय सिंह नहीं कर रहे थे, तो वह कहती है, हाँ, अब तुम भी बहुत बदल गए हो, हरदम सिर्फ अनूप और उसकी बहू का ही तरफदारी करते रहते हो। विजय सिंह, इसमें तरफदारी वाली बात क्या है? मैं तो वही कहता हूँ जो सत्य है। पर तुम्ही में ये कमी है जो कभी भी ना तो अपनी गलती मानती हो और ना ही किसी और की बात को मानती हो। अरे तुम्हें वही अच्छा लगता है जो तुम सुनना चाहती हो, चाहे कितनी ही सही बात क्यों ना हो। तुम्हें अच्छी ना लगे तो सुनना ही नहीं चाहोगी। तुम ना खुद में दोष निकालने की जगह दूसरों में दोष निकालती रहती हो। विनीता गुस्से से चिड़चिड़ा कर कहती है, हाँ हाँ, सारा दोष तो मुझी में है, बाकी सब तो घर में दूध के धुले हैं। मैं ही बुरी हूँ पूरे घर में, और अब आपको भी मैं ही बुरी लगती हूँ। इस घर में सभी के मुंह से तो अमृत बहता है, बस मेरे मुंह से ही जहर बहता है। और विनीता बड़बड़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। विजय सिंह कहता है, यह नहीं सुधरने वाली, पता नहीं इसे हमेशा अच्छी बातें ही बुरी क्यों लगती हैं। यह कहकर भी वे वहाँ से चले जाते हैं। दोपहर का समय था, विशाखा की छुट्टी हो चुकी थी। वह अपने घर वापस आ रही थी कि तभी उसे रास्ते में किरण मिल जाती है। वह किरण को आवाज़ देकर अपने पास बुलाती है। किरण पास आकर कहती है, हाँ बिटिया विशाखा, बताओ क्या बात है, किस लिए हमें बुलाए हो? विशाखा, हाँ एक ज़रूरी काम था तुमसे। सुना है कि तुम आजकल ज़्यादा ही फुर्सत में रहने लगी हो। किरण, हमको काम ही क्या है, घर पर बैठे बैठे ऊब जाते हैं तो मन बहलाने के लिए इधर उधर बैठ लेते हैं। विशाखा, हाँ सही कहा, काम ही क्या है तुम्हें, मन बहलाने के लिए उधर उधर बैठ लेती हो, और जब उनसे भी मन नहीं भरता तो लोगों को उल्टा सीधा बोलकर उनके रिश्तों में दरार डालना, यही तो काम है तुम्हारा। किरण,
हाय बिटिया, यह क्या कह रही हो? अरे हम कब लोगों को उल्टा सीधा बोले? अरे हम तो वही कहते हैं जो सच होता है। विशाखा, सच? और तू बढ़िया ही हरिश्चंद्र की औलाद, सच कहने वाली। अरे तेरी जैसी लड़की कब से सच बोलने लगी? किरण, देख विशाखा, तू ना अपनी हद पार कर रही है। वैसे मैंने कर क्या दिया जो तू मुझे ऐसे मुझ पर चढ़ रही है? विशाखा, तूने मेरी भाभी को मेरे भैया के बारे में क्या अनाप शनाप बोला है? और क्या जानती है मेरे भैया के बारे में? किरण, तुम भी यही जानती हो कि तुम्हारे भैया के बारे में कि वो बड़े शरीफ हैं। अरे पगली, वो तो बहुत धोखेबाज है। विशाखा, देख किरण, तू मेरे भैया के खिलाफ एक भी शब्द गलत निकालना तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और तू क्या बताएगी मेरे भैया के बारे में? मैं क्या जानती नहीं हूँ तेरे बारे में? अरे मैं क्या, पूरा गांव जानता है तेरे बारे में कि तू किस कैसी है। अरे इतनी उम्र होने के बावजूद भी अभी तक कुंवारी है। कोई लड़का तुझसे शादी नहीं करना चाहता। और तेरी गंदी दृष्टि तो मेरे भैया पर भी थी। और जब तू उन्हें पा नहीं सकी तो उनकी शादी को तुड़वाना चाहती है मेरी भाभी को भड़का कर। और सुन ले, तू कितना भी जतन कर ले पर उनका यह रिश्ता और भी मजबूत होता जाएगा, क्योंकि मेरी भाभी तुमसे ज़्यादा मेरे भाई पर विश्वास करती है। और वह ना अब उनको सच्चा प्यार भी करती है। तेरी तरह हवस वाला प्यार नहीं करती। उनका प्रेम पाक है, समझी? किरण, अरे तू बहुत भोली है। तू नहीं जानती कि तेरा अनु भैया कैसा है। जिस दिन तुम उसकी सच्चाई पता चलेगी उस दिन तू और कोमल दोनों ही उससे नफरत करने लगोगी। किरण, तुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे भैया कैसे हैं। मुझे पता है। अब तेरी जैसी चरित्रहीन लड़की मेरे भैया के चरित्र प्रमाण पत्र देगी। देख किरण, तू हर हद पार कर रही है। किरण, तू क्या जाने अपने भाई के बारे में। तेरा भाई निहायत गिरा हुआ इंसान है, बहुत ही चरित्रहीन और घटिया है। किरण की बातें विशाखा के बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी। वह गुस्से में किरण को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। उसके हाथ की पांचों उंगलियां उसके गाल पर छप जाती हैं। विशाखा गुस्से से कहती है, तेरी जैसी लड़की सिर्फ इसी की बात समझती है। और यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है। किरण गुस्से में गाल पर हाथ रखकर कहती है, अरे बड़ा गुमान है तुझे तेरे भाई और भाभी पर। देख लेना एक दिन उस अनूप को कैसा शर्मसार करती हूँ मैं। और देख लेंगे उस दिन कि तेरी भाभी कितना विश्वास करती है उस पर। और तेरे यह थप्पड़ तो हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तूने जो आज किया है वो बहुत बुरा किए हैं। यह कहकर किरण वहाँ से चली जाती है। विशाखा अपने घर आ जाती है। घर पर उसकी भाभी कोमल थी। विशाखा बाहर वाले कमरे में एक खूंटी पर अपना बैग टांग देती है और वहीं कमरे में पड़े बेड पर बैठ जाती है। तभी वहाँ कोमल गिलास में पानी लेकर आती है। कोमल, अरे आ गई मेरी लाडो। और बताओ आज की क्लास कैसी रही? और यह लो पानी पी लो। इतनी दूर से आई हो, प्यास लगी होगी। विशाखा, आप भी भाभी, स्कूल से आई हूँ, कोई विदेश से नहीं आई जो इतनी जल्दी प्यास लगेगी। आप भी हर दम मेरी बड़ी चिंता करती रहती हो। सच कहें भाभी, इतनी चिंता तो कभी मेरी माँ ने भी नहीं की हो जितनी चिंता आप करती हो। कभी कभी सोचती हूँ कि काश मैं आपकी बेटी होती। भाभी, बाहर देख लेना कहीं माँ सुन नहीं रही हो, नहीं तो आज हमारी आफत आ जाएगी। कोमल, तुम ऐसा क्यों कहती हो? अरे तुम तो मेरी छोटी बहन या बेटी जैसी हो। और तुम हो ही इतनी प्यारी कि कोई भी व्यक्ति तुमसे बोले बिना नहीं रह सकता। परंतु तुमने बताया नहीं कि आज की क्लास कैसी रही। विशाखा, क्लास तो कुछ खास नहीं रही, परंतु आज क्लास लगा जरूर दी। कोमल विशाखा की तरफ देखते हुए कहती है, हाँ मुझे पता है आज फिर किसी न किसी से झगड़ा करके आई हो। वैसे आज तुम्हारा गुस्सा किस पर फूटा? किरण, कौन? वही दिनेश की साली किरण। बड़ा शेर बना रखा है उसने उसे। कोमल, अरे तू तो बताती है कि वो बहुत खराब है, फिर तू क्यों झगड़ी उससे? विशाखा, भाभी, वह हमारे भैया के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोल रही थी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। दिया एक घुमाकर, 5 की 5 उंगलियां छप गई गाल पर
आइंदा से वह मुझसे नहीं बोलेगी। कोमल, अरे उससे लड़ाई करके तूने अच्छा नहीं किया। कहते हैं कि ऐसे लोगों से ना तो दुश्मनी अच्छी है और ना ही दोस्ती अच्छी है। और वो चाहे कितने भी बुरा भला कहती हो, उनके बारे में मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। विशाखा भाभी, और आप मेरे भैया के बारे में कोई गलत बोले तो उसके लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। फिर वह चाहे मेरा दोस्त हो या मेरा दुश्मन, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोमल, अरे हाँ हाँ, मानती हूँ तुम ना अपने भाई की हनुमान हो। अब हाथ धुल कर आ जाओ और खाना परोसती हूँ मैं। विशाखा अपने हाथ धोकर आती है। कोमल उसको खाना परोस देती है और विशाखा खाना खाने लगती है। धीरे धीरे दिन ढलने लगता है और शाम होने लगती है। कोमल रसोई घर में सबके लिए खाना बनाने लग रही थी, तभी वहाँ अनूप आ जाता है। कोमल की रसोई घर में अकेला देखकर वह वहाँ पहुँच जाता है। अनूप, विशाखा की भाभी, आज दाल मैं बनाऊंगा। आप आज सिर्फ देखना कि दाल कैसे बनाते हैं। कोमल, अच्छा जी, तो आप दाल भी बनाना जानते हैं? मैं तो समझती थी कि आप केवल दाल उगाना ही जानते हैं। अनूप कोमल की तरफ देखकर अपनी दोनों आंखें झुकाते हुए कहता है, हाँ जी, सही जाना है आपने। हमें दाल उगाना भी आता है और पकाना भी आता है। कोमल हल्की सी मुस्कान भरकर कहती है, तो आप अपना यह शौक पूरा कर ही लीजिए। वैसे भी रोज़ रोज़ मैं अपने हाथ का खाना खाकर ऊब चुकी हूँ। आज अपनी भी हसरत पूरी कर लीजिए, मैं भी देखूं आप कितने बड़े रसोइये हैं। अनूप, मैं जब खाना बनाऊंगा ना, तो उंगलियां चाट कर रह जाओगे तुम। कोमल मुस्कुराकर कहती है, अरे आप पहले खाना बनाइए तो उसके बाद पता चले। अनूप, तो ठीक है। और अनूप खाना बनाने लगता है। वह चूल्हे पर दाल बनाने के लिए पानी रख देता है और 5 मिनट बाद ढक्कन हटाकर पानी देखता है और कहता है, अरे 5 मिनट से ज़्यादा समय हो गया, परंतु पानी तो थोड़ा सा भी गर्म नहीं हुआ। आखिर बात क्या है? कोमल, अरे जनाब, जरा चूल्हे को भी तो देख लो, तब तो पता चलेगा कि पानी आखिर गर्म क्यों नहीं हुआ। अनूप कोमल के कहने पर फरफरी नज़र से चूल्हे की तरफ देखता है और कहता है, इसमें तो अभी तक आग ही नहीं जलाई, तो पानी कैसे गर्म हो? और कोमल की तरफ देखकर कहता है, क्या आप भी? अरे आपको पता था सब, फिर भी बताया नहीं। कोमल नटखटी अंदाज में कहती है, हाँ जी, पता तो था कि चूल्हा नहीं जल रहा, परंतु बताया इसलिए नहीं कि शायद आप कोई नई तकनीक जानते हो जिससे चूल्हे में आग ना जलाने पर भी खाना बन जाए। और यह कहकर खिलखिलाकर हंसने लगती है। कोमल के चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए वह जानबूझकर ऐसी हरकतें किया करता था। कोमल भी उसके इस तरह की हरकतों पर हमेशा ही खिलखिलाकर हंसती थी। अनूप चूल्हा जलाता है और जब भी चूल्हा बुझ जाए तो फिर से जलाने लग जाता है। कोमल उसकी मदद भी करना चाहती थी, परंतु अनूप मदद के लिए मना कर देता है। दाल बनकर तैयार हो जाती है। अब सिर्फ छोंक लगाना बाकी था। अनूप छोंक लगाने के लिए तेल गर्म करता है और उसमें तड़का लगाने के लिए हींग, जीरा और लाल मिर्च डालता है। जैसे ही वह दाल में छोंक लगाता है, तभी दाल में आग उठ जाती है, जिससे अनूप की उंगली झुलस जाती है। यह देखकर कोमल बहुत डर जाती है। अनूप जलन के कारण झुलसी हुई उंगली को हिलाने लगता है। यह देखकर कोमल उसकी उंगली पर हल्के हल्के से फूंक लगाती है। अनूप उसकी तरफ प्यार से देखने लगता है, तो कोमल भी अनूप की तरफ नज़र उठाकर देखती है। अनूप को देखकर हंसने लगती है। अनूप, अरे आप मुझे देखकर हंस क्यों रही हैं? आखिर इस हंसी का कारण क्या है? कोमल, यह देखकर हंसी आ रही है कि आप दाल बना रहे हैं या बाहर झोंक रहे हैं। अपना मुंह पूरा काला कर लिया है। आप ना कल से खाना मत बनाना, नहीं तो विशाखा मुझे ताने मारेगी कि मैंने तुम्हारा मुंह काला करवा दिया। अनूप, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तुम मेरा मुंह कभी काला होने दो। अरे रहा मेरे चेहरे का सवाल, तो अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अब कौन सा हमें ब्याह के लिए लड़की देखने जाना है जो लड़की हमको फेल कर देगी? कोमल मस्करी अंदाज में कहती है, औरों की नहीं जानती, मैं तो ना करती ऐसे काले लड़के से शादी। हाँ, बता देती हूँ। और फिर दोनों खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। हंसी ठिठोली की आवाज़ बाहर विनीता तक पहुँच रही थी, तो वह चिल्लाकर कहती है, अरे अगर तुम्हारा यह नौटंकी खत्म हो गई हो
तो खाना भी बना लो, वैसे भी बहुत भूख लग रही है, जो खाने से ही शांत होगी, हँसने खिलखिलाने से नहीं। विनीता की बातों को सुनकर कोमल झटपट से रोटियां बनाने लगती है। दाल तो अनूप पहले ही बना चुका था, अब बस रोटियां बनाने की जरूरत थी तो कोमल बना लेती है और सभी लोग पलाथी मारकर बैठ जाते हैं। विशाखा सभी को बारी बारी से खाना परोसती है। सभी लोग खाना खाकर चले जाते हैं। उसके बाद कोमल भी खाना खाकर अपने कमरे में आ जाती है और दोनों सोने चले जाते हैं। आज का दिन अनूप के लिए बहुत ही यादगार था। जिंदगी में पहले कभी उसे इस तरह की खुशी का एहसास नहीं हुआ था जो आज के दिन हुआ था। आज उसने कोमल को एक और रूप में देखा था जो कभी उसने पहली मुलाकात में देखे था। कोमल और अनूप बिस्तर लगाकर सोने लगते हैं, तभी वहाँ विशाखा दरवाजे पर दस्तक देती है। अनूप सोचता है कहीं फिर से विशाखा यह सब ना देख ले और फिर से सवाल जवाब करे, इसलिए वह अपने बिस्तर को गूड़ी मुड़ी करके बेड के नीचे सरका देता है और कोमल से भी ऐसा ही करने के लिए कह देता है। विशाखा दोनों को दूध देकर सोने के लिए चली जाती है और फिर अनूप और कोमल दूध पीकर अलग अलग बिस्तर लगाकर सो जाते हैं। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं एक और पार्ट में। तब तक के लिए कमेंट करके बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। यदि कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाले अगले पार्ट का नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।